कंटेंट देख रहा हूँ, शेयर होगा तो क्लास स्टार्ट करते हैं। काफी देर से इंतजार कर रहा था मैं आपका। देखता हूँ शेयर हो जाता है तो कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं सीधा, उसमें भेज ही दिए ग्रुप पर। नमस्कार, आज है आपकी पहली यूनिट। हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास के सिलसिले में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस विकास की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से हिंदी गद्य का विकास हुआ है और इसके विकास के चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखें तो आदिकाल है, उसके बाद फिर भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है और आधुनिक काल के बाद फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। इस तरह से इसकी प्रक्रिया जो है वह लगातार चलती रही है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर यह जो गद्य है कहते किसे है, क्योंकि जब हम पहले की परिभाषा जानेंगे, इसे समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम जान सकेंगे और अच्छी तरह से लिख सकेंगे। तो आम बोलचाल की भाषा में जो हम व्यवहार में लाते हैं, आम बोलचाल की भाषा को ही हम गद्य कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये गद्य की भाषा में बोल रहा हूँ, इसमें कहीं भी लय नहीं है, रिदम नहीं है, तुक नहीं है, तो यह जो है यह गद्य है। इसे समझते हैं, इंग्लिश में इसे प्रोज कहते हैं और कविता जो पद्य होता है उसे पोएट्री कहते हैं। तो दोनों रूप में हमें समझना है कि गद्य जो है ज्यादातर जीवन में, ज्यादातर हम गद्य का ही प्रयोग करते हैं, कविता का प्रयोग, पद्य का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। तो गद्य की जो विकास की प्रक्रिया है, जितनी प्रवाहित वह आधुनिक काल से हुई है, उसी रूप में वह आदिकाल में नहीं रही है। आदिकाल में उसकी प्रवाह की गति जो है उतनी तीव्र नहीं रही है। इसे आप कई उदाहरणों के माध्यम से समझें। जिस तरह से सुबह होती है तो उस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं उतनी तीव्र नहीं होती हैं, उसमें उतनी ताप की मात्रा नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसमें ताप की मात्रा बढ़ती जाती है और दोपहर में आप देखते हैं कितनी गर्मी होती है। तो जिस तरह से उसकी अवस्था बढ़ती हुई अवस्था में, सुबह की अंतिम परिणति शाम के रूप में है, फिर रात होती है, फिर सुबह, तो चक्र जिस तरह से चलता है, तो उसी तरह से गद्य के विकास की प्रक्रिया को भी हम कई उदाहरण से, जैसे मानव जीवन के विकास की अवस्था से समझ सकते हैं कि बच्चा है, फिर युवा बनता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है, उसके बाद फिर वह वृद्धावस्था में पहुंचता है। तो इस तरह पूरी जीवन की जो प्रक्रिया जिस तरह से विकसित होती है, ठीक इसी तरह से गद्य की विकास की प्रक्रिया भी है। तो सबसे पहले हम यह जानें गद्य कहते किसे हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में जो हम प्रयोग में लाते हैं जिस भाषा को, उसे हम गद्य कहते हैं। इसे हम बिल्कुल सहजता से समझ के रखेंगे, याद रखेंगे, ताकि लिखने में सुविधा हो। अब साहित्य को जो विभाग, दो विभागों में विभक्त किया गया है मुख्य रूप से देखा जाए तो, एक गद्य में और पद्य में, तीसरा भाग भी है इसका, जिसे चंपू कहते हैं। गद्य और पद्य का जो मिश्रित रूप होता है उसे चंपू कहते हैं। पद्य में हम पढ़ते हैं कविता के बारे में, खंड काव्य है, मुक्तक है, उसके बाद इसमें प्रगीत है, गीत है, ये सब जो आती है ये पद्य के श्रेणी में आती है। जैसे आप कबीरदास के दोहे ले लें, रहीम के दोहे ले लें, जैसे रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न ली है कोई। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन में जो तकलीफ है, पीड़ा है, समस्या है, कष्ट है, परेशानी है, वो अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, दूसरों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसे कहने से कोई बांट नहीं लेता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है, मखौल उड़ाया जाता है, दूसरे अर्थ में लेता है। तो रहीम ने बड़े अनुभव की बात कही है, लेकिन ये मात्र दो पंक्ति में ये बातें कही गई हैं, जो लय में है, एक रिदम है, इसमें ध्वन्यात्मकता है, तो इसे हम पद कहेंगे। आप कबीरदास के दोहे जैसे सुनते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए, तो ये बिल्कुल पद में है। और भी आप कविता सुनते हैं, कई कवियों की कविता आप पढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत से कवियों ने कविताएं लिखी है। एक उदाहरण के लिए और आपको कविता के बारे में सुना दूं, पद्य के बारे में, कि दिवा शान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, परिसी धीरे धीरे धीरे। ये कविता में कवि ने संध्या का जो मनोहारी वर्णन किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो पद्य में जो है वो मानव अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, उसमें शब्द कम शब्द होते हैं, उसमें भावों को बड़ी ही तकनीकी रूप से रखना पड़ता है, बहुत ही व्यवस्थित रूप से रखना पड़ता है, इसलिए कविता होती है चुनौतीपूर्ण होती है, आरंभ की जो कविता है। और बाद की कविता जब छंद से मुक्त हो गई, बंधनों से मुक्त हो गई, जिसमें नए भाव, नए तरीके से, नए विषय वस्तु के साथ लिखा गया, वो अलग तरीके से है। तो सबसे पहले आपको समझना है गद्य के बारे में।
अब गद्य के बारे में समझना है तो जाहिर है पद्य के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह जानकारी पूरी हो पाएगी। तो गद्य में आपको बता दिया गया है, समझाया गया है कि आम बोलचाल की भाषा को गद्य कहते हैं। जैसे हम बातचीत करते हैं, हमारे जीवन का अधिकांश समय इस जो कार्य हमारे संपन्न होते हैं, जीवन के दैनिक कार्य हो, वो सभी गद्य में संपन्न होते हैं। और इसकी कई विधाएं हैं गद्य में। आप देखें, कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है, जीवनी है, संस्मरण है, आलोचना, डायरी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, ये सभी गद्य की विधाएं हैं जो आधुनिक काल में विशेष रूप से इसमें गति आई है और विशेष रूप से इसका लेखन भारतेंद्र युग से आरंभ होता है। लेकिन उससे पहले भी गद्य के रूप छिटपुट मिलते हैं, बहुत विस्तार से तो कुछ रचनाएं मिलती हैं, क्योंकि आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल के पूर्व तक की जो समय अवधि है, इसमें कविता काल इसे कहा गया है। और कहते हैं क्योंकि आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में, इन तीनों काल में कविता अधिक मात्रा में लिखी गई और गद्य कम मात्रा में लिखी गई। क्योंकि कविता में आप आदिकाल के बारे में जब आप पढ़ेंगे, उसकी परिस्थितियों को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, उन तमाम परिस्थितियों को पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे जब आप पढ़ेंगे तो उसे आप समझ सकते हैं बहुत बेहतर ढंग से। उन्होंने बहुत विद्वतापूर्ण और वैज्ञानिक तरीके से उसे लिखा है, काल विभाजन किया है, समय को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है। आदिकाल का समय जो रखा गया है वो 1050 से 1375 तक का रखा गया है। फिर 1375 1700 रखा गया है भक्ति काल का, फिर भक्ति 1700 से 1900 रीतिकाल का रखा है, 1900 के बाद जो है वह आधुनिक काल का रखा गया है। तो ये उसका काल विभाजन है। किसी चीज को पढ़ना, समझना और फिर ठीक ढंग से प्रेजेंट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पढ़ते हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस पढ़े हुए को हम प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण होता है और इसी पर अंक मिलते हैं। तो हमें ध्यान यह रखना है कि महत्वपूर्ण बातें जो हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, जो बहुत संक्षिप्त में हो, महत्वपूर्ण बातें जो है वो प्रश्न में आ जाने चाहिए जो पूछा गया है। तो इस टॉपिक से एक तो लॉन्ग प्रश्न बनता है और एक बनेगा टिप्पणी के लिए। दो तरह से आप इसे तैयार करेंगे तो आप बहुत बेहतर ढंग से लिख सकेंगे और बेहतर नंबर भी आप पा सकेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर बनता है कि हिंदी के गद्य की विकास की प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझावे या संक्षिप्त में प्रकाश डाले, पहला ये बन जाता है। दूसरा बनता है कि हिंदी की गद्य की विकास प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखे। तो ये दो तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं और पढ़ते समय ही आप सावधानी से इसे पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लिखने में कहीं से कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। आप बहुत बेहतर ढंग से उसे लिख भी सकेंगे। तो सबसे पहले जब हम समझ गए कि गद्य किसे कहते हैं, उसके बाद अब इस गद्य के विकास की जो प्रक्रिया है, मुख्य रूप से उसे कई रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कई तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पहला जो हमारा लिखने का तरीका होगा, गद्य के विकास को हम 3 खंडों में विभक्त करेंगे। पहला राजस्थानी गद्य, दूसरा ब्रजभाषा गद्य और तीसरा खड़ी बोली गद्य। इन तीनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, बांटेंगे और फिर उसमें लिखेंगे उदाहरण के साथ में कि इसमें रचना कौन से हैं और इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, जो रचना लिखी गई है गद्य में। अब राउड वेल है। अब राजस्थानी गद्य का सीधा सा अर्थ है, जिससे शब्द से ही झलक रहा है स्थानीयता, उसमें राजस्थान से है तो राजस्थानी है, अगर गुजरात से लिया गया तो गुजराती होगा, बिहार से है तो बिहारी होगा, मिथिला से है तो मैथिली होगा। जिस तरह से स्थानीयता उसमें जुड़ी रहती है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहली जो गद्य की प्रक्रिया को हम संक्षिप्त में अगर देखना चाहेंगे और देखते हैं तो इसे राजस्थानी गद्य के रूप में देखते हैं। और वहां पर जो रचनाएं आती है राजस्थानी गद्य में, वह है राउर बेल जो है, यह सबसे प्रमुख रचना है और उसके राइटर जो है, रचनाकार है, वो अद्यतन सूरी है। कुछ रचनाएं हमें याद होनी चाहिए ताकि हम जो लिखेंगे, क्योंकि फैक्ट जरूरी होता है। तथ्य और सत्य तीनों चीज उत्तर में होना चाहिए, तभी वह पूर्ण माना जाता है। सिर्फ कथ रख दी और प्रेजेंट ठीक से न कर सके, तथ्य को ठीक से रखना नहीं आया और उसमें से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या उसका कंक्लूजन है, वह नहीं लिख रहेंगे तो फिर वो अधूरा रह जाता है। तो इन तीनों का भी ध्यान उसमें रखना है। और इस परिप्रेक्ष्य में एक बात को अवश्य ध्यान में रखना है, वो है कबीर की दोहे को कि साधु ऐसा चाहिए जाको सूप स्वभाव, सार को गही रखे थोथा दे उड़ाए।
ये जो कहा गया है इसका अर्थ काफी गंभीर है, कई परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति, साधु मतलब गिरुआ वस्त्र पहनने वाला, चंदन टीका लगाने वाला, साधु मतलब वह व्यक्ति जिसमें संत वृत्ति है, जो किसी का अहित किसी अवस्था में नहीं चाहता, जब तक जीवन उसका रहता है जितना उसे हो सकता है वो लोगों के कल्याण के लिए सोचता है, बेहतरी के लिए सोचता है। तो उसका स्वभाव कैसा होता है, वो सार को ग्रहण करता है, महत्वपूर्ण तथ्यों को, चीजों को ग्रहण करता है, और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे बिल्कुल छोड़ देता है। तो उसी तरह से जो महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट है उसे हमें लेना है, उसे पहले ध्यान से लिखना है, प्रेजेंट करना है, तभी हम उसमें बेहतर कर सकेंगे। तो राउड वेल रचना प्रमुख है आदिकाल की, इसकी राजस्थानी गद्य में उदाहरण के लिए, और उसके लेखक जो हैं वह अद्यतन सूरी हैं। दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं, जो लेखक हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकर जो है वह ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है। उसके बाद कीर्तिलता विद्यापति के द्वारा लिखा गया है, यह प्रशस्ति काव्य है जिसमें राजा कीर्ति सिंह के बारे में लिखा गया है। आदिकाल पर जब दृष्टिपात करेंगे तो उसमें अमीर खुसरो का भी नाम आता है। खड़ी बोली का आरंभिक रूप कुछ कुछ उनसे भी मिलना आरंभ होता है अमीर खुसरो को ही। तो संभवतः उसके बाद विद्यापति की 3 रचनाएं हैं, कीर्तिलता है, कीर्तिपताका है और पदावली है। पदावली में उन्होंने राधा और कृष्ण का बहुत ही श्रृंगारिक वर्णन किया है। कहीं कहीं उस रचना को लेकर के काफी इस पर प्रश्न उत्तर भी हुए, काफी विवाद विचार विमर्श भी किया गया कि इसमें जो है भक्ति है, श्रृंगार है, कई इसमें रूप पर आचार्य शुक्ल ने भी इस पर विचार किया, कई विद्वानों ने विचार किया है। आपको जानना सिर्फ रचना के बारे में है कि विद्यापति की 3 रचनाएं प्रमुख है आदिकाल में, वो है पदावली, उसके बाद है कीर्तिलता और कीर्तिपताका। तो कीर्तिलता जो है विद्यापति के द्वारा, उसमें गद्य के कुछ अंश मिलते हैं, उस रचना को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो संक्षेप में 4-5 रचनाओं को भी अगर हम ठीक से लिख देते हैं आरंभ में राजस्थानी गद्य में तो ये पर्याप्त होगा। और उसके बाद फिर दूसरे बिंदु पर हम आते हैं ब्रज भाषा गद्य। ब्रज भाषा मध्यकाल हम उसे कहते हैं जिसमें भक्ति काल और रीति काल दोनों काल मिलकर के मध्यकाल बना है। एक विभाजन जो साहित्य का किया गया है वो है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इस मध्यकाल में 2 काल सम्मिलित है, एक भक्ति काल है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है, और उत्तर मध्यकाल को जो है वह रीति काल कहा गया है, और मध्यकाल में दोनों काल समाहित है। तो इस मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा की धूम रही, और इसके केंद्र में राम और कृष्ण हैं, 2 सांस्कृतिक महापुरुष इस कविता के केंद्र में है। राम और कृष्ण पर जो लिखा गया है भक्ति काल में भी और रीति काल में भी, जो नायक बनाए गए हैं कृष्ण बनाए गए हैं, नायिका बनाई गई है राधा बनाई गई है। यहाँ पर भी जो लिखा गया है राम काव्य और कृष्ण काव्य, राम काव्य के सबसे बड़े कवि जो हुए हैं वो तुलसीदास है। रामचरितमानस उनका विश्वविख्यात रचना है, पूरी दुनिया से पढ़ चुकी है, और उसमें जितने भी आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एक महान कवि ने जीवन को जितनी व्यापक दृष्टिकोण से, समाज को, संस्कृति को, साहित्य को जितने व्यापक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, राम के जीवन के माध्यम से उन्होंने देखा है, लिखा है, और बहुत महत्वपूर्ण कृति है जो अवधि में लिखी गई है। फिर ब्रजभाषा में भी है सूरदास, कृष्ण के जो उन्होंने सूर सागर लिखा है, सुरावली लिखा है, कई सारी रचनाएं सूरदास की उन्होंने कृष्ण पर लिखा है, अद्भुत लिखा है। तो उसमें ब्रजभाषा, तो दोनों भाषाओं की भूमिका इसमें रही है। तो ब्रजभाषा में कविताएं अधिक लिखी गई। बिहारी लाल के आप दोहे सुने होंगे, 700 दोहे उन्होंने लिखा, हर दोहा अपने आप में कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, और हर दोहे पर उनको असरफी दी गई। अगर इस दृष्टिकोण से विचार आप करें तो उस समय जब वो कविता लिखी जा रही थी वो बहुत कीमती थी। 17वीं शताब्दी में लिखी जाने वाली एक कविता पर अगर एक असरफी दी जा रही है तो आज के हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए उसका, तो एक असरफी लाखों रुपए से ऊपर उसका मूल्य आंका जाएगा और होगा। अर्थात वो जो कविता लिखी जा रही थी उसमें इतना महत्वपूर्ण था, उसकी अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण कविता थी जिसका मूल्य अपने आप में विशिष्ट था, और कवियों ने बहुत कुछ प्राप्त किया साहित्य से, रचना, अपनी रचना धर्मिता से। तो फिलहाल इसमें जो राजस्थानी गद्य के बाद ब्रजभाषा गद्य में जो मुख्य उदाहरण है उसमें भी 5-10 रचनाओं को और उसके रचनाकार को हमें याद रखना है मुख्य रूप से, और उसके नाम को जरूर लिखना है ताकि जो बातें हैं वो पुष्ट हो सकें। तो गोरखनाथ सार जो है यह गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है। श्रृंगार मंडन है गोसाई विठलनाथ के द्वारा लिखा गया है। 200 वैष्णव की वार्ता, उसके बाद अष्टांग
अष्टयाम लिखा गया है नाभादास के द्वारा। अगहन महात्म लिखा गया है सेवा चरित्र प्रियादास के द्वारा लिखा गया है। आयना अकबरी बचनिका जो है यह हीरालाल के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से ये ब्रजभाषा में हमें इन रचनाओं को याद रखना है और ध्यान से इन रचनाओं को उल्लेख हमें कर देना है। दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य में भी जो रचना प्रमुख रूप से ख्वाजा बंदा नेवाज गेसु दराज का नाम आता है, जिन्होंने मेराजुल आस्किन नामक रचना लिखी है, और मुल्ला वजही सबरस लिखते हैं, तो ये इसका भी जिक्र हमें कर देना है। उसके बाद हम आते हैं खड़ी बोली गद्य। अब खड़ी बोली में खड़ी शब्द से जो है उसका एक अर्थ अस्पष्टता से है, एक अर्थ बिल्कुल उसके सीधापन से है। जो खड़ी बोली गद्य आधुनिक काल में इसका विशेष रूप से प्रचलन हुआ और भारतेंदु युग से लेकर के आगे तक गद्य और पद्य दोनों जो है वह खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। इसकी भूमिका पर जब आप दृष्टिपात करेंगे तो आधुनिक काल में गद्य के विकास की कई कारण रहे, कई ऐसे बिंदु रहे जिसकी वजह से गद्य का विकास बहुत तेजी से और गति से हुआ। तो इसमें खड़ी बोली गद्य में जो प्रमुख रचना है उसे हम देखेंगे। चंद छन बरन की महिमा गंग कवि के द्वारा लिखा गया है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल खड़ी बोली गद्य का पहली रचना इसे मानते हैं, जो चंद छंद बरन की महिमा है जो गंग कवि के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद भाषा योग वशिष्ठ है, राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया है। गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल के द्वारा, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां के द्वारा, प्रेम सागर लल्लू लाल, नास्कोपाख्यान रामचरित सदल मिश्र के द्वारा, पद्म पुराण है पंडित दौलत राम के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से ये रचनाएं जो हैं खड़ी बोली उसमें लिखी जा रही हैं। उसके बाद इसके और भी कारक हैं जिसकी वजह से गद्य का विकास बहुत तेजी से हुआ। आप जानते हैं कि आरंभ में जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, जंगलों में रहता था, तो उस समय भी जब धीरे धीरे वो अपने भावनाओं को व्यक्त करने लगा तो पत्तों पर लिख करके या शिलाओं पर, शिलापट पर जो लिखे जाते हैं, अशोक काल के जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर शिलाओं पर लिखे हुए हैं। उसे बाद में विद्वानों ने पढ़ना शुरू किया, इसमें क्या लिखा गया है, क्या भाव है, क्या उसकी भाषा है, इस पर गहन अध्ययन हुआ, फिर उसे समझा गया और उसके भाव सब तक पहुँचाए गए। तो इस रूप में साहित्यिक विकास की प्रक्रिया जो है काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन गद्य की विकास की प्रक्रिया जो है तीव्र रूप में वह आधुनिक काल में ही आकर के होती है। इसे हमें ध्यान रखना है। आधुनिक काल से पूर्व जो गद्य लिखी गई है रचनाएं, उसका विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया जितनी रफ्तार से आधुनिक काल में हुआ है। तो हमें सबसे पहले इसे एक तो इस तरीके से प्रमुख रचनाकार फिर उनकी रचनाएं इसे लिखना है। उसके बाद एक तरीका और है कि अगर हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिसमें हम डिवीजन इस रूप में कर लें कि पूर्व भारतेंदु युग अर्थात भारतेंदु से पूर्व गद्य का विकास। आधुनिक काल में मुख्य रूप से भारतेंदु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और उन्हें आधुनिक साहित्य का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मात्र 35 वर्ष की अवस्था में जितना कार्य उन्होंने साहित्य के लिए किया वो अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक है। और साहित्य की उनकी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने भाषा, साहित्य, समाज, स्वभाषा, उसके बाद स्वदेशी और निज भाषा की उन्नति पर विशिष्ट बल दिया और उन्होंने कई रचनाएं भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, वैष्णवता और भारतवर्ष, कई निबंध लिखे। नाटक अंधेर नगरी है उनका व्यंग्यात्मक रचना है। उसके बाद कई विषयों पर उन्होंने साहित्य पर, संस्कृति पर, समाज पर, देश की आर्थिक स्थिति पर कई विषयों पर उन्होंने लिखा और कम समय में भी इतना कुछ वो लिख गए कि उनके नाम पर ही जो आधुनिक काल के जो प्रथम कालखंड है उसे भारतेंदु युग के नाम से अभिहित किया गया है, उसे भारतेंदु युग नाम दिया गया है। तो उनके महत्व को भी हमें ध्यान में रखना है। तो लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो आपको बताया गया है कि पहले राजस्थानी गद्य, उसके बाद फिर ब्रजभाषा गद्य, फिर खड़ी बोली गद्य, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से इस रूप में भी हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग है, अर्थात भारतेंदु युग से पहले की जो कालावधि है आदि काल से लेकर के और भक्ति काल तक, ये पूर्व भारतेंदु युग में आ जाएगा। इन तीनों अवधि को हम इसमें समेट सकते हैं और प्रमुख जो रचनाएं हैं उसे लिख सकते हैं और उसके कवि या रचनाकार के नाम को लिख सकते हैं भारतेंदु पूर्व से पूर्व में।
फिर दूसरा बिंदु हम बना सकते हैं भारतेंदु युग। अब पूर्व भारतेंदु युग का जो समय है संवत में 1000 से लेकर के 1900 तक है। जब ईस्वी और संवत में हम डिवीजन करते हैं तो जो ईस्वी पर हम आते हैं तो 57 वर्ष जो है संवत में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे 1050 संवत आदिकाल को माना गया है, उसका समय निर्धारण जो किया है विद्वानों ने उसे, तो जब आप 57 वर्ष उसमें घटा देंगे तो 993 वर्ष बचेगा, वह ईस्वी कहलाएगा। तो इस तरह से समय अवधि हम निकालते हैं। आप सुविधा के लिए ईस्वी भी याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं, संवत भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। ये दूसरे तरह का डिवीजन है जो आपको बताया जा रहा है। इसमें पहले भारतेंदु पूर्व गद्य का विकास को हम देखेंगे, जिसमें संवत 1000 से 1900 तक का है। उसके बाद भारतेंदु युग आधुनिक युग, जिसमें 1850 से 1900 ईस्वी तक का है। फिर द्विवेदी युग है 1900 से 1920 ईस्वी तक। फिर शुक्ल युग, हेलो मैडम क्लास ले रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आप तथ्यों को सही से समझें और फिर ठीक ढंग से उसे प्रेजेंट कर दें, तो ये पर्याप्त रहेगा। तो सबसे पहले आप भारतेंदु के नाम पर, क्योंकि जब कोई रचनाकार इतना विशाल हो जाता है, उसका व्यक्ति इतना विशिष्ट हो जाता है साहित्य के दृष्टिकोण से, और मूल्यांकन जब किया जाता है कि उन्होंने साहित्य के लिए, समाज के लिए कितना कुछ विशिष्ट योगदान अपना दिया है, तो उनके नाम पर युग का नाम पड़ जाता है। तो भारतेंदु का जो नाम रखा गया है, उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए और साहित्य के लिए जो उन्होंने योगदान किया है वो अपने आप में अतुलनीय है। इसीलिए आधुनिक काल के प्रथम कालखंड को भारतेंदु युग कहा गया है और उन्हें आधुनिक साहित्य का जनक की उपाधि भी दी गई है। तो इसे हमें याद रखना है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उसके बाद द्विवेदी युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी साहित्य को संवारने में, गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उसका संपादन इन्होंने किया, और संपादन के साथ साथ कवियों को कैसे कविता लिखनी है, कविता क्या है, उसमें कौन कौन से विधान होंगे, भाव किस तरह रहेंगे, विचार किस तरह से रहेंगी, ऋतात्मकता को खारिज किया गया। आधुनिक समय में नए भावबोध, मानव मूल्य, सामाजिक समस्याओं को केंद्र में ला करके नई विषय वस्तु के साथ कवियों को कविता उसको लिखने की ट्रेनिंग जिस तरह से दी जाती है, उस तरह से कवियों को प्रशिक्षण दिया गया कि भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे सही होने चाहिए, शब्द में को कैसे लिखा जाना चाहिए, व्याकरण की जानकारी भी साहित्यकारों को दी गई, कवियों को दी गई, और उनकी भाषा को व्यवस्थित किया गया, परिष्कृत किया गया, सुधारा गया, और काफी कुछ परिष्कार का जो कार्य होता है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा होता है। उन्होंने संपत्ति शास्त्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं, और भी इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आज जब आप लाइब्रेरी में जाना हो तो आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली जब आप पलटेंगे तो उसमें देखेंगे कई खंडों में है, जिसमें आप पृष्ठ ज्ञान की राशि उसमें है, विभिन्न विषयों पर इन्होंने विचार किया, कविता पर, साहित्य के विभिन्न, उसके बाद सामाजिक समस्याओं पर, और जितने जीवन जगत के विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सब पर भी इन्होंने विचार किया है। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा है, प्रतिभा। दुनिया भर में कितने तरह की प्रतिभाएं होती हैं, उनके विकास की क्या अवस्था होती है, और विकास में मौसम का, ऋतुओं का, सीजन की क्या भूमिका होती है, किस तरह से प्रतिभाशाली व्यक्ति में तो कुछ कमियां पाई जाती हैं, वो किस तरह की कमियां होती हैं, दुनिया के महान प्रतिभाओं के संबंध में उनका उदाहरण दे करके इन्होंने उसमें दिखाया है कि मनुष्य के जीवन पर शरद ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है, बसंत का क्या प्रभाव पड़ता है, बारिश की क्या भूमिका है, ऋतुओं के प्रभाव को भी दिखाया है, और प्रतिभा का विकास नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से किस तरह से होता है, उन तमाम प्रक्रियाओं पर उन्होंने गंभीरता से लेख में लिखा है। कभी समय मिले तो आप विषय से अलग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो अवश्य पढ़ें। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया, इसकी समय अवधि है सन 1900 से 1920 ईस्वी। उसके बाद शुक्ल युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम व्यवस्थित रूप और वैज्ञानिक साइंटिफिक लॉजिक के साथ, कि जो बातें कही गई हैं वो एक उसी तरह स्वीकार कर ली जाएंगी, उसमें लॉजिक पहले दिया जाएगा, तर्क दिया जाएगा, तथ्य की कसौटी पर उसमें कसा जाएगा, वो ठीक है, सही है, तभी व्यवस्थित ढंग से प्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह से साइंटिफिक लॉजिक के साथ पहला हिंदी साहित्य का इतिहास
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया और उसे आज तक बहुत प्रसिद्धि मिली है, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने उनकी जो साधना है, चाहे वो कविता के दृष्टिकोण हो, तुलसी के मूल्यांकन के लिए हो, जायसी हो, सूरदास हो, त्रिवेणी में उन्होंने लिखा है, कविता क्या है उन पर उनका निबंध है। उसके बाद बहुत सारे विषयों पर आचार्य शुक्ल ने लिखा है और जो लिखा है उन्होंने, उनमें उनकी परिश्रम, उनकी साधना झलकती है। और ऐसे उत्तम दर्जे के विद्वान साहित्य में गिने चुने हुए हैं जो आचार्य शुक्ल को टक्कर देते हुए प्रतीत हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका भी काफी विस्तृत फलक है। इन्होंने भी साहित्य पर, समाज पर और विभिन्न स्थापनाओं पर अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। शुक्ल जी ने जो स्थापनाएं दी थी वो इनकी अपनी सोच, अपने तर्क थे, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो उन स्थापनाओं को खारिज किया तो उसके बदले उन्होंने बिल्कुल ठोस और सही तर्क के साथ उसे खारिज किया है। जैसे भक्ति काल की स्थापनाओं को लेकर के है कि आचार्य शुक्ल ने कहा कि मुस्लिम आक्रांताओं के कारण जो जनता में भय व्याप्त हो गया था, उसके प्रभाव के स्वरूप, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद ने इसे भारतीय साधना पद्धति की सहज विकास माना है। मुस्लिम आक्रमण को उन्होंने उतना महत्वपूर्ण नहीं माना। जो भारतीय पद्धति रही है यहाँ की धर्म की साधना की, उस पद्धति की सहज विकास धारा के रूप में देखा है। तो विद्वानों के मत अलग अलग होते हैं, उनके अपने तरीके होते हैं प्रेजेंट करने के, तो वो देख सकते हैं। तो शुक्ल युग में आचार्य शुक्ल ने साहित्य के विकास में, चाहे निबंध हो, उत्साह निबंध आप उनके पढ़ करके देखें, क्रोध पढ़ कर, कई विषयों पर उन्होंने जो निबंध लिखे हैं वो अपने आप में जबरदस्त है। उसमें साइंस आपको दिखेगा, गणित दिखेगा। एक उदाहरण आप ले लें, उत्साह में साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। अब आप मैथ में देखें, गणित में जैसे हम बच्चों को ऐड सिखा, जोड़ सिखाते हैं, घटाव सिखाते हैं, उस तरह जोड़ देखें, साहस फिर आनंद प्लस उमंग बराबर उत्साह। इन तीन शब्दों को आप जोड़ते हैं तो योगफल जो उसका बनता है टोटल, वो है उत्साह। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साहित्य में साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने वाले पहले ऐसे टॉप क्लास के लेखक आचार्य शुक्ल हुए हैं और उनकी परंपरा का विकास फिर आगे चल के कई लेखकों ने किया है, लेकिन इन्हें पढ़ना, इसलिए इनकी समस्त निबंध के क्षेत्र में हो या फिर साहित्य को व्यवस्थित रूप देने में हो, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। यही कारण है कि इनके नाम पर भी शुक्ल युग, निबंध में शुक्ल युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग रखा गया है। उसके बाद है शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग के समय जो है 1900 से लेकर के 1938 तक इसमें रखा गया है। उसके बाद शुक्लोत्तर, शुक्ल के उत्तर अर्थात शुक्ल के बाद की परिस्थितियां जो आई, जो इतने रचनाकार हुए जिन्होंने लिखा, वो शुक्लोत्तर युग में उनकी गणना की जाती है। तो इस तरह से यह भी एक तरीका है, लिखने के कई मेथड आपको समझाए जा रहे हैं जो आपको इसमें सटीक लगे, जिसमें आप सहज और कंफर्टेबल महसूस करें, उस तरीके से अपनी बात को आप लिख सकते हैं समझाते हुए। तो इसमें भारतेंदु पूर्व में अगर हम लिखेंगे देखेंगे तो मुख्य रूप से इसमें रचनाओं को हम जो शामिल करना चाहेंगे, उसमें राउरबेल, रोडा कवि के द्वारा पत्थर पर लिखा गया था, शिलालेख जिसे कहते हैं, पत्थर पर छेनी और हथौड़ी की सहायता से जो लिखा जाता है। तो उस समय आप सोचें, प्राचीन काल में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने विकास के साधन नहीं थे, उस समय कितनी मेहनत करके, कितनी साधना करके पत्थरों पर भी लेख लिखे गए, पत्थरों पर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया। तो ये रचना जो है राउरबेल, रोडा कवि के द्वारा ये शिलालेख है, पत्थर पर लिखी गई रचना है। आप इसे साहित्य साधना के बारे में आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितने श्रम साधक थे, कितने मेहनती वो लोग थे जिन्होंने इतनी साधना करके साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया। आदिकाल में एक और बहुत बड़े महत्वपूर्ण महाकवि हुए हैं चंद्र बरदाई, कविता को लेकर के उनकी पृथ्वीराज रासो काफी चर्चित है। जब आप साहित्य पढ़ ही रहे तो उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी, हर एक विधा के बारे में और हर एक रचनाकार के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व को लेकर के लिखा गया है और काफी विशद रूप में उसमें बताया गया है। तो उनकी प्रशंसा उस समय जब गणित इतना विकास नहीं हुआ था, फिर भी शब्द के माध्यम से किस तरह से एग्जैक्ट कैलकुलेशन, बिल्कुल सही गणना की जाती है, इसका उदाहरण उस कवि ने उसमें दिया है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चूको चौहान। मोहम्मद गोरी जो था उसे पृथ्वीराज ने 17 बार पराजित किया था और हर बार जीवन दान दे दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी खासियत सहनशीलता, उदारता, ये सब विशेष रूप में देखी गई है, लेकिन बाहर के आक्रांताओं में ये गुण नहीं रहा है, नहीं देखा गया है। इन्होंने 17 बार उसे पराजित किया और माफ कर दिया, और उसने एक बार इन्हें पराजित किया और उन्हें बंदी बना लिया।
और बंदी बनाने के बाद इनका जो कवि था चंद्र बरदाई, वह कवि ही नहीं, इनका दोस्त भी, सखा भी, सलाहकार भी, परामर्शदाता भी, कई भूमिका थी और दोनों की बहुत अच्छे मित्रवत संबंध थे। तो उन्होंने ही जब वो गिरफ्तार थे तो उसने कविता सुनाने के लिए उन्हें कहा गया कि आप कविता सुनाए जैसे आप अपने राजा को सुनाते थे। तो उन्हें शर्त रखी चंद्र बरदाई ने कि जिस तरह से हमारे नरेश राजसी वस्त्र में, पोशाक में थे, पहले उन्हें राजसी वस्त्र दिया जाए, पोशाक दिया जाए, फिर राज सिंहासन पर उनके हाथ में धनुष और तीर दिया जाए, उसके बाद ही मैं कविता सुनाऊंगा। उनके हाथ की हथकड़ियां खोल दी गई, उनके हाथ में धनुष और तीर दिया गया और चंद्र बरदाई ने शब्द के माध्यम से बिल्कुल जहां पर वह गजनवी बैठा हुआ था उसकी दूरी का आकलन करते हुए ये पंक्तियां कहीं लिखी, उस समय उनको सुनाया पृथ्वीराज के कान में और कहा जाता है वो शब्द वेदीवान चलाना जानते थे। अर्थात शब्द की ध्वनि सुनते ही जहां से वो ध्वनि निकली है उसी पर निशाना लगा देना, उसी पर टारगेट पर तीर चला देना, ऐसी कला के वो माहिर थे। और शब्द वेदीवान के बारे में बताया जाता है कि एक अर्जुन, दशरथ, बहुत गिने चुने विश्व इतिहास के जो महान व्यक्तित्व योद्धा हुए हैं जिन्हें इनकी जानकारी थी। तो जैसे ही चंद्र बरदाई ने उन्हें सुनाया कि 4 बांस 24 गजा अंगुल अष्ट प्रमाण एते पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मत चूको चौहान, जब ये पंक्ति पूरी हुई तो उसके मुंह से जो गजनी था उसके मुंह से निकला वाह, और वाह की आवाज जो ध्वनि हुई उस ध्वनि को सुनते हुए ही पृथ्वीराज ने तीर चला दिए और वो तीर उसकी गर्दन को भेदता हुआ निकल गया और उसके बाद दोनों एक दूसरे को मार करके शहीद हो जाते हैं। तो ये शब्द की शक्ति और उस समय की साहित्य साधना जो कवियों के पास थी, इस पर रिसर्च किया जा सकता है कि गणित की शक्ति किस तरह से शब्दों में उन्होंने समाहित कर दी और वो गणना कितनी बिल्कुल सही और सटीक थी। तो प्राचीन चीजों में भी बहुत से शोध की संभावनाएं हैं, बहुत से ज्ञान और रहस्य उसमें छुपे हुए हैं। जब हम उसे पढ़ेंगे, जानेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, तब उससे हम परिचित हो सकेंगे। तो फिलहाल इसमें प्रमुख रचनाओं के बारे में एक बार सारांश रूप में आप देख लें। इसमें जरूर नहीं सारी रचनाएं आपको याद हो सके, 5-10 भी आप अगर लिख देते हैं तो पर्याप्त होंगे, लेकिन आपको पढ़ना अवश्य चाहिए और तैयार नोट्स के रूप में अवश्य करना चाहिए। जिन रचनाओं को आपको लिखना है, याद करना है ध्यान से, उनमें है राउड़ बेल रोडा कवि की है जो पत्थर पर शिलालेख के रूप में लिखी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर शर्मा की। वर्ण रत्नाकर है ज्योतिश्वर ठाकुर की, मैथिली में लिखा गया गद्य है। श्रृंगार रस मंडन है विठल नाथ की, ब्रजभाषा में गद्य में आ गया। अष्टयाम है नाभादास की, भगवान श्री राम के 8 प्रहर कहा जाता है कि दिन में 8 प्रहर होते हैं और हर प्रहर की अपनी अलग अलग खासियत होती है, उसके बारे में लिखा गया है। 200 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा, 84 वैष्णव की वार्ता ये गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है। चंद छन बरन की महिमा गंग कवि के द्वारा, जो अकबर के दरबारी थे, उन्होंने इसे लिखा है। गोरा बादल की कथा को जटमल ने लिखा है, नगेंद्र ने से गद्य की पहली रचना माना है। फिर उसके बाद जो रचना प्रमुख है वो सुख सागर है सदा सुखलाल के, प्रेम सागर है लल्लू लाल, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, नास्को तोपाख्यान सदल मिश्र, योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने भी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि ये उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर थे। जबकि राजा लक्ष्मण सिंह शुद्ध हिंदी साहित्य के पक्षधर थे, वो उर्दू मिश्रित को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि साहित्य का जो रूप वो प्रसृत हो वो हिंदी में ही हो, उर्दू का उसमें लेस नहीं हो। फिर सदाराम फुल्लोड है, नवीन चंद्र राय है इत्यादि, इन लोगों की भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसमें खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमदन हैं, राधा कृष्ण दास हैं, और पूरे भारतेंदु मंडल की भूमिका गद्य के विकास में महत्वपूर्ण रूप से रही है। द्विवेदी युग में हम देखें प्रमुख रचनाकारों को, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता संतति, इनका बहुत चर्चित उपन्यास था और लोगों ने काफी उसे पढ़ने के लिए, कई लोगों जो दूसरे भाषा से थे उन्होंने हिंदी सीखी और हिंदी सीखने के बाद उस रचना को पढ़ा और काफी तरीके से उसे रोमांचित हुए। सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, गोपाल दास गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी इत्यादि रचनाकार जो है द्विवेदी युग के बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख लेखक में आज खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, गुलाब राय हैं, चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, संपूर्णानंद, ये सब बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
तो इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम बेहतर ढंग से लिख सकें। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कि आधुनिक काल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1800 ईस्वी में की गई, जो भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि इस देश पर लंबे अवधि तक शासन अगर करना है तो जब तक यहाँ की भाषा, साहित्य, संस्कृति सब कुछ समझा नहीं जा सकेगा तो इसे समझे बिना इस पर शासन करना संभव नहीं है। और इसके लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भाषा के विकास के लिए आधारशिला रखी गई और उस कॉलेज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम भी जिक्र हमें अवश्य करना है, जो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई और उनकी महत्वपूर्ण कृति का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। वेदों के भाष्य को लेकर के इसमें लिखा गया है, वैदिक संस्कृति के रूप के बारे में विस्तार रूप से। उसके बाद है ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी अपने धर्म ग्रंथ बाइबिल के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनुवाद को अपनाया, ताकि अनुवाद के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकें, पहुंच सकें। तो इसीलिए अपने बाइबिल के अनुवाद के माध्यम से वो गद्य के विकास में उन्होंने भी भूमिका निभाई है। कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई। नागरिक प्रचारणी सभा की 1893 ईस्वी में स्थापना हुई। नागरिक प्रचारणी सभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। गद्य के विकास में तरह तरह के ग्रंथ वहाँ से छपने लगे, फिर पब्लिश होकर के हर जगह पहुँचने लगे, लोग उससे पढ़ने लगे। पत्र पत्रिकाओं की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे देश में संदेश, लेख, निबंध, विभिन्न विषयों के ज्ञान जो हैं वो लोगों तक पहुँचने लगे, लोग उन ज्ञान विज्ञान से जुड़ने लगे। तो इसमें भाषा की विकास के कई आयाम खुले। अखबार, कई तरह के अखबार निकाले जाने लगे, निकलने लगे। अखबार में कई तरह के आप अखबार पढ़ते हैं, उसमें कितने समाचार न्यूज होते हैं, कई तरह के खेल से जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, जीवन जगत के कितने क्षेत्रों को पेपर में समाहित किया जाता है और वो गद्य के रूप में है। तो इस प्रकार से अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो फिर भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल की भूमिका, द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, पिछाएवाद, प्रयोगवाद, इस तरह से आगे चल करके उसका उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। तो इस रूप में हम देखते हैं तो खड़ी बोली में भी महत्वपूर्ण जितने रचनाकार रहे उसके बारे में भी हमें जिक्र कर देना, उनकी रचनाओं का भी जिक्र कर देना है। ईसा अल्लाह खां की महत्वपूर्ण भूमिका, सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सदा सुखलाल नियाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लल्लू लाल सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, प्रेम सागर इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इन्होंने भागवत पुराण के 10वें अध्याय के आधार पर इन्होंने किया है, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें कि आधुनिक काल में जो गद्य की विकास की प्रक्रिया है उसमें शिक्षा व्यवस्था का विकास होने लगा था, तकनीक का विकास होने लगा था, यातायात की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी थी, दूर संचार, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ज्ञान विज्ञान, छापाखाना, आधुनिक तकनीक, इस सब का विकास भी काफी रफ्तार से आधुनिक काल में आकर के हुआ। इसीलिए आधुनिक काल में गद्य की विकास की प्रक्रिया जो रही वह ज्यादा तेज रही। और आधुनिक काल से पूर्व की जो अवस्था है, जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, इन तीनों कालों की तुलना में सबसे अधिक आधुनिक काल में रही। और उसके कारण आपको बताए गए हैं कि समय उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जिस तरह से विकास हो रहे थे, जिस तरह से विज्ञान की भूमिका आ रही थी, जिस तरह से तर्क आ रहे थे, कविता में भी भाव भाषा के स्तर पर परिवर्तन हो रहा था। और गद्य में किसी बात को कहने के लिए आपके पास पर्याप्त स्पेस होता है, पर्याप्त जगह होता है। किसी बात को अब विस्तार से हम कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, तो जो गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है कि कवि को किस कसौटी पर कसा जाए, किस प्रतिमान पर आंका जाए, तो गद्य की कसौटी पर को किस तरह से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के सिलसिले में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि दुनिया की हर एक बात अन्य बातों से संबद्ध है। ये उन्होंने निबंध के परिप्रेक्ष्य में कही है कि जितनी भी बातें, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, जीवन हो, दर्शन हो, जितने विषय हैं उस सब का ज्ञान एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसे आप एक सहज उदाहरण से समझ लें, जैसे आप किसी के पड़ोसी हैं तो आपका भी कोई पड़ोसी है, फिर उस पड़ोसी का भी कोई पड़ोसी है, और इस तरह से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहाँ पर हम हैं वहाँ
वहाँ की धरती सिर्फ वहीं की धरती वहीं तक सीमित नहीं है, वो धरती पूरी दुनिया की धरती से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। तो व्यापक दृष्टिकोण से सोचना है, देखना है। तो गद्य के विकास को संक्षिप्त रूप में तैयार करना है, सहज भाव से तैयार करना है। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। संक्षिप्त रूप में से कि गद्य कहते किसे हैं, फिर किस तरह से आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल तक में किस तरह से इसकी विकास की प्रक्रिया रही, और फिर आधुनिक काल से किस तरह यह रफ्तार पकड़ता है, किस तरह से इसमें गति आ जाती है, और वहाँ से पत्र पत्रिकाओं का विकास, अखबार का, नए तकनीक का, नए विषयों के जितने साहित्य के आधुनिक तमाम विधाएं हैं, रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण, आलोचना, डायरी, एकांकी, इन तमाम विधाओं की विकास की प्रक्रिया को हम आधुनिक काल से ही देखते हैं, विशेष रूप से जो गद्य के विकास में सहयोगी साबित हुआ और तरह तरह के विधाओं में लिखा जाने लगा। तो इस तरह से हम आधुनिक जो गद्य की विकास की प्रक्रिया है, इसे हम संक्षिप्त में बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, टिप्पणी के रूप में भी और लॉन्ग प्रश्न के रूप में भी, दोनों तरीके से हम इसे तैयार कर पाएंगे। अब आपके पास अगर कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, जो बात समझ में नहीं आई हो, तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। एक बार इसे पुनः रिवीजन कर दूं या आगे बढ़ूं? तो गद्य में सबसे पहले बताना है, एक बार इसे पूरी तरह से रिवीजन कर दिया जाता है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। ये आधुनिक काल में विशेष रूप से ही देखें आप कि आधुनिक काल में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, उन लोगों में जॉन गिलक्राइस्ट की भूमिका, जो भाषा के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, इनकी भी भूमिका रही, इसे रूप में हम देख सकते हैं महत्वपूर्ण रूप में। लॉर्ड मैक्सिम बेलेजली थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी, इन्हीं के द्वारा कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें से अध्यापक कई नियुक्त किए गए और उन अध्यापकों ने भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों को भी भाषा का ज्ञान दिया गया, उन्हें शिक्षा दिया गया, क्योंकि जब तक वो भारत की भाषा से, यहाँ की साहित्य के, यहाँ की संस्कृति से जब तक वो नहीं परिचित थे, नहीं जानते, तो इन पर शासन करना इतना आसान नहीं था। तो एक तो उद्देश्य था, अंग्रेजों का अपना हित था, ताकि उस हित की पूर्ति के लिए शिक्षा आवश्यक थी। वो अंग्रेजी लॉर्ड मैकाले इंग्लिश भी लेकर के, इंग्लिश शिक्षा भी लेकर के आए, तो वो सबसे पहले यहाँ पर कर्मचारी तैयार करना चाहते थे कि अपने कार्य में उनको सुविधा मिल सके, सहायता मिल सके, इसलिए इसमें कर्मचारी तैयार किया जा सके। तो उनका उद्देश्य जो था, उनका अपना उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य के साथ ही यहाँ का भी कुछ न कुछ दूसरे रूप से अगर हम विचार करके देखें, उद्देश्य तो अपना साधना चाह रहे थे, लेकिन भाषा का विकास में भी सुविधा मिली, उसका लाभ इस देश को भी मिला। जो संस्थाएं उन्होंने बनाई, जो व्यवस्था बनाई, उनके आधार पर कई चीज़ों को, पद्धति को सीखा गया, कार्यनीति के आधार पर फिर नियम रूल्स बनाए गए, कई चीज़ों को उनसे सीखा गया। उनकी अंग्रेजों की भूमिका भी रही, उस रूप में देखना है कि आक्रांता, तो उसमें फारसी का प्रचलन मुख्य रूप से बढ़ने लग गया, क्योंकि जब कोई शासक किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है, शासन चलाना आरंभ करता है, तो अपने साथ वह अपनी भाषा, संस्कृति, खान परिधान, रहन सहन, बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर कर आता है, और उसका प्रभाव दूसरे संस्कृति से जब मिलता है, तो फिर उस मिलन में, सम्मिलन में बहुत कुछ एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। जो मुस्लिम शासक यहाँ पर आए, तो यहाँ जब रच बस गए, तो उस समय की जो भाषा थी, फारसी पर विशेष बल दिया जाने लगा, उर्दू पर विशेष बल दिया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब उनका शासन समाप्त हुआ, उसके बाद उस भाषा में परिवर्तन आया, हिंदी की ओर हम बढ़े, खड़ी बोली की तरफ आए, संस्कृत में तत्सम प्रधान भी शब्दावली रही, तो उस रूप में भी हम उसे देख सकते हैं। हिंदवी को गिलक्राइस्ट गवारू समझते थे, हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट की प्रिय थी,
और हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू दोनों का मिला हुआ रूप है। हिंदुस्तानी गांधी जी भी हिंदुस्तानी की बात करते थे कि सिर्फ हिंदी हिंदी न हो, उसमें उर्दू का भी मिला हुआ रूप हो। लेकिन भाषा को बेहतर व्यवस्थित बनाने के लिए जिन भाषाओं से भी शब्द लिए जा सकते हैं, उसे लेने से भाषा समृद्ध होती है और उसका भंडार जो है वृद्धि होता है। जैसे स्कूल है, कंप्यूटर है, मास्टर है, डॉक्टर है, स्टेशन है, सभी शब्द जो इंग्लिश के हैं उसे एज इट इज अर्थात जैसे है उसी तरह से ग्रहण कर लिया गया है हिंदी में, और वो रच बस गई है बिल्कुल। वो अंग्रेजी की रहते हुए भी अंग्रेजी की नहीं लगती है, हिंदी की लगती हैं। और कंप्यूटर की शुद्ध हिंदी हम अगर लिखें तो संगणक है। संगणक कोई नहीं लिखता, सब कंप्यूटर ही लिखता है, क्योंकि प्रचलन में आ गया है, व्यवहार में आ गया है। तो कहने का अर्थ है कि भाषा सहजता, इसमें प्रवाह बनी रहनी चाहिए। भाषा बहता नीर जो कहा गया है, कुबेरनाथ राय का एक निबंध है बहुत चर्चित इस पर, कि भाषा को बहते नीर की तरह होनी चाहिए। और जब तक वो उसमें प्रवाह रहेगा, जब तक उसमें गति रहेगी, उसमें कहीं कोई गंदगी नहीं आ पाएगी, कहीं कोई कलुषता नहीं रहेगी। प्रवाह में क्या है, पावनता रहती है, पवित्रता बनी रहती है, वो साफ भी रहता है, स्वच्छ भी रहता है प्रवाह में। तो भाषा को बिल्कुल बहता नीर की तरह रहना है। तो विभिन्न भाषाओं से अगर शब्द ग्रहण कर लिए जाएं तो भाषा मजबूत, समृद्धि बेहतर ही होगी और समुन्नति होगी। तो इस रूप में गद्य के विकास को हम संक्षिप्त में समझा चुके हैं। आदिकाल से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसकी पृष्ठभूमि, किस समय की क्या स्थितियां थी। भक्तिकाल में मुख्य रूप से, आदिकाल में वीर गाथात्मक काव्य ज्यादा लिखे जा रहे थे। उस समय वीरता को प्रमुख स्थान दिया गया था। लेकिन कुछ रचनाएं जो है श्रृंगार परक भी हो रही थी, प्रशस्ति परक भी हो रही थी आदिकाल में। फिर भक्ति काल में जो रचनाएं हैं वो भक्ति के केंद्रित हैं, ईश्वर को केंद्र में रख करके लिखी गई हैं। ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय साधना, सब तज हरिभज और ईश्वर के ही आराधना में पूरी जो साहित्य कालखंड है। लेकिन उसमें भी जो समय मिला और जो गद्य लिखा जा सकता था, लिखने का प्रयत्न भक्ति काल में भी किया गया, आदिकाल में भी किया गया, और फिर रीति काल में भी, और फिर आधुनिक काल में। तो हर एक कालखंड की अपनी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक परिस्थितियां होती हैं, पृष्ठभूमि होती हैं। तो उस काल में जो साहित्य विकसित हुआ है उस पर उसके प्रभाव को आसानी से देखा जा सकता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1874 में। सत्यार्थ प्रकाश इनके विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दिखाया गया है कि आर्य समाज के अनुयायियों ने हिंदी को आर्य भाषा कहा है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की मान्यता है कि इस प्रकार आर्य भाषा अन्य भाषा धार्मिक आंदोलनों के कारण हिंदी भाषा तथा गद्य के विकास में सहयोगी साबित हुआ। जो लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश, वो भी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद तो आप देखते हैं टीका लिखी जाती है, गीता पर भाष्य लिखा गया तिलक के द्वारा, वो अपने आप में अद्भुत है। व्याख्या लिखी गई है, कई विषयों की, रामायण की लिखी गई है, कई विषयों पर टीका लिखी गई है। वो रीतिकाल में, भक्ति काल में भी टीका टिप्पणी की शुरुआत वहीं से आरंभ हो गई थी, लिखे जाने लगे थे भाष्य। लेकिन भाषा उतनी प्रचलित नहीं थी जितनी की वह आधुनिक काल में आकर के हुई है। फिर उसके बाद विभिन्न संस्थाओं के बारे में भी आपको बताया गया कि पत्र पत्रिकाओं की, कंपनी शासन में संस्थाएं जो बनी, कलकत्ता बुक सोसाइटी की, आगरा कॉलेज की स्थापना, बरेली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, कई कॉलेजों की स्थापना हुई। तो उससे शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ी, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा, और उसमें जो है पत्र, विभिन्न ज्ञान विज्ञान के साधन बढ़ने के क्रम में अनुवाद है उसकी भूमिका भी रही। इसके गद्य के विकास में कई विषयों, जो अलग विषय थे संस्कृत से, उसके अनुवाद हिंदी में किए गए, अन्य ज्ञान विज्ञान के साधनों का अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाया गया। तो इससे गद्य की विकास प्रक्रिया को बल मिला। फिर पत्र पत्रिकाओं में देखें, पत्र पत्रिकाओं के विकास के रूप में भी देखें, कई सारे अखबार निकलने लगे, पत्रिकाएं निकलने लगी, और पूरे देश तक वो पहुंचने लगी, जिससे लोग पढ़ने लिखने लगे, उनके बारे में जानने लगे। विभिन्न विषयों पर जो समय समस्या थी, बाल विवाह, उसके बारे में, ये जो सामाजिक सती प्रथा, जो सामाजिक समस्याएं थी, उसको केंद्र में भी लिख करके, विषय को केंद्रित करके लेख लिखे जाने लगे, उस समस्याओं को उठाया जाने लगा, ताकि समाज कुरीतियों से मुक्त हो सके, लोग रूढ़ि से, जाति पात से ऊपर उठ करके बेहतर मनुष्य बन सके, इसका प्रयास किया जाने लगा। और इसमें गद्य की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण रही।
और जितने विधाएं हैं साहित्य में, गद्य की बेहतर विकसित और व्यवस्थित रूप में आप देखेंगे तो आपको तमाम विधाएं आप उठा के देख लें। आधुनिक जब इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एक बार अवश्य पढ़ें आप, या विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो एनसीईआरटी के माध्यम से तैयार की गई बहुत अच्छी किताब है। इसे भी आप कम शब्दों में आप पढ़ करके इसे चित्र समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी और फिर आप नोट्स बना करके बहुत बेहतर इस पर लिख सकेंगे। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम यहाँ पर पूर्ण मानते हैं कि हिंदी गद्य के विकास की जो है संक्षिप्त प्रक्रिया इस तरह से पूर्ण होती है। आपके कोई प्रश्न अगर कुछ पूछना है तो आप पूछें, नहीं तो आज क्लास यहीं पर पूर्ण होती है।